I welcome you all to this class. Topic for discussion today in this class is aggregate demand. We are going to discuss about the meaning of aggregate demand. Then we will discuss about the components of aggregate demand. Then we will discuss aggregate demand schedule. And then we will discuss about the aggregate demand diagram. So let us discuss what is aggregate demand. कि aggregate demand का क्या मतलब होता है। आपने डिमांड के बारे में पढ़ा है, डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी है। तो जब इसमें एक एग्रीगेट वर्ड यूज हुआ है साथ में डिमांड के साथ, तो इसका एक बहुत डिफरेंट मीनिंग है। जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसी एक कमोडिटी की डिमांड नहीं है। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो वो एक दिस इज अबाउट वन सिंगल कमोडिटी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड, so this is the demand for all type of goods and services in the economy. दूसरी चीज है, ये जो डिमांड है दिस इज नॉट इंडिविजुअल डिमांड, दिस इज द डिमांड बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या है? देयर इज हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। सो दिस इज द डिमांड बाय ऑल दीज सेक्टर्स एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम। इकोनॉमी में एक गिवन लेवल ऑफ इनकम है, जितनी इनकम इकोनॉमी में है उसके हिसाब से ही तो डिमांड होगी इन वन अकाउंटिंग ईयर। So this demand is concerned with the time period, that is 1 year. So therefore aggregate demand is also a flow concept. So let us understand it with reference to this definition कि aggregate demand को हम किस तरह से define करते हैं। Aggregate demand is what? It is the sum total of planned expenditure. तो ये planned expenditure क्या है कि जो एक तरह से प्लानिंग है एक्सपेंडिचर करने की, ये कभी भी ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर के रूप में नहीं मापी जाती। तो ये ध्यान रखना है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। दिस इज नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ goods and services. So this is for all type of goods and services and all goods and services by all sectors of the economy, and that is at a given level of income. Income level is given in one accounting year. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से कुछ चीज़ें या कुछ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इस तरह से है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो सिंगल कमोडिटी की डिमांड नहीं होती है, बल्कि ये सभी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है। दूसरा क्या है, ये जो डिमांड है ये इंडिविजुअल डिमांड नहीं है, बल्कि ये डिमांड है सभी सेक्टर्स की, जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर है। सभी सेक्टर्स के द्वारा जो एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, एंड दैट इज विद रेफरेंस टू वन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितना खर्चा होगा उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का सिंपल मतलब है कि ये डिमांड जो है वो एक तरह से प्लान्ड एक्सपेंडिचर है सभी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पे, और इसको सभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी करते हैं, और ये एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होता है। So well, next topic is components of aggregate demand in closed economy. कि AD के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में।
पहले हम समझेंगे कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, मतलब शेष विश्व के साथ किसी भी तरह का इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होता है। मतलब वो शेष विश्व क्षेत्र के साथ किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन ये इकोनॉमी नहीं करती है। और ये जो इकोनॉमी है इसमें दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। इसको हम दो तरह से स्टडी करते हैं। नंबर वन इज टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसमें दो सेक्टर हैं। और दूसरा है थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, कि उसमें तीन सेक्टर हैं। तो जो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है उसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं? उसमें हम लेते हैं हाउस होल्ड सेक्टर को, और दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर की जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के लिए होती है, इसलिए इसका जो कंपोनेंट है वो होता है सी। और प्रोड्यूसर सेक्टर हमेशा इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है, ओनली इन्वेस्टमेंट डिमांड, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए खर्चा करता है, इसलिए इसकी डिमांड जो है वो होती है आई, इन्वेस्टमेंट डिमांड। और हाउस होल्ड की डिमांड होती है सी। जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। इट इज इक्वल टू कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड। So therefore, you have to remember that in case of two sector closed economy, the components of aggregate demand are C and I only. Next is three sector closed economy. So three sector closed economy में तीन सेक्टर होते हैं. Number one is household sector, number two is producer sector, and number three is government sector. तो जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें हाउस होल्ड सेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो होता है कंजम्पशन डिमांड, मतलब उसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर की जो डिमांड है वो होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड आई। बट व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो डिमांड है वो होती है सी प्लस आई। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का जो डिमांड है उसमें दोनों ही तरह की डिमांड होती है। गवर्नमेंट कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए कंजम्पशन डिमांड भी करती है, और गवर्नमेंट कलेक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो दोनों तरह का ही खर्चा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर करता है। अब जैसे अगर हम कलेक्टिव कंजम्पशन की बात करें तो उसमें कई तरह की पब्लिक नीड्स को पूरा करने के लिए सरकार जो खर्चा करती है, जिसमें जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इकोनॉमी में, या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करनी है पब्लिक को कलेक्टिव यूज़ के लिए। इसी तरह से जो एजुकेशन पे जो खर्चा होता है, हेल्थ पे जो खर्चा होता है, या डिफेंस पे जो खर्चा होता है, इस तरह का जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको हम गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है इकोनॉमी में, जिस तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे है, रोड्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, एयरलाइंस हैं, तो इस तरह का जो खर्चा है गवर्नमेंट का वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। सो ये जो तीन सेक्टर आपको बताया क्लोज्ड इकोनॉमी में, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, इनकी डिमांड के कंपोनेंट्स बनते हैं ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। So this is all about components of aggregate demand in closed economy. So next is AD in open economy. Aggregate demand in open economy. ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसका
रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर के साथ इकोनॉमिक रिलेशन होता है। मतलब कि दूसरे देशों के साथ जिसके आर्थिक संबंध होते हैं, उस इकोनॉमी को हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं वो होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर जो डिमांड करता है वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के लिए डिमांड करता है, और जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है उसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होती है। और अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं। जब गवर्नमेंट कलेक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए दोनों तरह का ही खर्चा करती है, उसमें सरकार कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए भी खर्चा करती है और पब्लिक नीड्स को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो जैसे कलेक्टिव कंजम्पशन में डिफेंस पे जो खर्चा है, लॉ एंड ऑर्डर पे जो खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे जो खर्चा है, वो एक तरह से गवर्नमेंट का कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे पब्लिक की नीड्स पूरी होती हैं। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है उससे सरकार को कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज हैं, रोड्स हैं, पावर जनरेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार जब खर्चा करती है तो वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो जो जी कंपोनेंट है इसमें दोनों ही चीजें आती हैं, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आता है और गवर्नमेंट के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है। एंड लास्ट इज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हमारे रिलेशन कैसे होते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो हम दूसरे देशों को सामान बेचते हैं वो हमारा एक्सपोर्ट है, और जो दूसरे देशों से हम सामान खरीदते हैं वो हमारा इंपोर्ट है। बस यही इकोनॉमिक रिलेशन जो है यहाँ पे हम स्टडी करेंगे डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एग्रीगेट डिमांड इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सो यू हैव टू रिमेंबर कि एग्रीगेट डिमांड इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। So next topic is aggregate demand schedule. Let us understand this. एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है वो हम सिर्फ टू ही कंपोनेंट को यहाँ पे स्टडी करेंगे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी करते हैं। उसमें हम सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर को और प्रोड्यूसर सेक्टर को ही लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर की डिमांड है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उन कंपोनेंट्स को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट के रूप में सिर्फ दो ही चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो जैसा कि आप शेड्यूल में देख पा रहे हैं कि जब इनकम ज़ीरो है तो उस समय कंजम्पशन ज़ीरो नहीं है। उस समय एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन 30 करोड़ है। इसका मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमी में शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, कोई इनकम किसी सोर्स से मान लीजिए नहीं आ रही है, तब भी तो लोग सरवाइव करने के लिए खर्च करेंगे। एटलीस्ट जीवित रहने के लिए तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, या और जो ज़रूरतें हैं उनकी मिनिमम एक्सपेंडिचर जो है वो ज़रूरी है। तो इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
तो जब इनकम ज़ीरो है उस समय भी इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट करता है, वो ज़ीरो नहीं होता है। और जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली जैसे इनकम जब जीरो है तो उस समय यहाँ इन्वेस्टमेंट का भी एक मिनिमम अमाउंट दिया गया है। मतलब कि जैसे हमारी जो फंडामेंटल नीड्स है इकोनॉमी की कि उनके ऊपर खर्चा करना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर जो हम खर्चा करते हैं वो मैंडेटरी होता है, वो करना ही होता है। ऐसी भी कुछ आइटम्स होती हैं जिनके ऊपर खर्चा करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं होगा। तो उस तरह के खर्चे को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है जो एक तरह पब्लिक नीड्स को पूरा करे, मिनिमम नीड्स को। सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। सो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड बनता है 40। 30 + 10 = 40। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो कितना है, 40 है। उसमें 30 जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और 10 जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेवल है वो है इनकम बढ़ रही है। यहाँ पे 50 हो गई, फिर 50 से 100 हो गई, 100 से 150 है, 200 है, इस तरह इनकम बढ़ रही है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 30 है स्टार्टिंग, उसके बाद 60 हो गया, फिर 90 हो गया, 120 हो गया, उसके बाद लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको हमने यहाँ कांस्टेंट मान लिया है, ये 10 10 10 है सभी केसेस में। तो एग्रीगेट डिमांड जो है ये 2 सेक्टर मॉडल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड है ये कैसे कैलकुलेट करी हमने कि कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड को हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनता है एग्रीगेट डिमांड। तो 60 + 10 = 70, ऐसी 90 + 10 = 100, फिर नेक्स्ट इज 130, 160, 190 एंड 220। तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड बनता है। एंड अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ आप देखेंगे कि जब आपका इनकम जो है वो लेस देन 100 है, मतलब 0 है या 50 है, तब तक आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो उससे बड़ा है। मतलब इस केस में यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ तक इन दोनों कंडीशंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इनकम है वो क्या है, इनकम इज़ लेस देन एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बड़ा है और इनकम क्या है, कम है। और अगला स्टेज है कि जब आपकी इनकम 100 है तो उस समय एग्रीगेट डिमांड कितना है, वो भी 100 है, दोनों इक्वल है, y = AD। यहाँ पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों ही इक्वल है, दोनों बराबर हैं यहाँ पे। और एक नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि जब इनकम जो है आपकी एग्रीगेट डिमांड से बड़ी है, मतलब कि इनकम जो है वो ज़्यादा आ रही है और एग्रीगेट डिमांड पे जो खर्चा है वो कम हो रहा है। इसका मतलब है लोगों ने सेविंग्स करना भी शुरू किया है, पैसा बचाना शुरू किया है, इकोनॉमी में सेविंग्स होने शुरू हो गई। और जब दोनों इक्वल है देन देयर इज नो सेविंग, जितना इनकम आ रहा है उतना एग्रीगेट डिमांड में खर्च हो रहा है। लेकिन जो ऊपर वाले दो कंपोनेंट ये दिए हैं जहाँ पे आपका इनकम जो है एग्रीगेट डिमांड से कम है, तो इन दोनों ही केसेस में एक तरह से डिस सेविंग है। मतलब जो लोग खर्च कर रहे हैं या तो ये पास्ट सेविंग्स को खर्च कर रहे हैं या फिर कहीं से बोरो कर रहे हैं पैसा। तो ये था आपका एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ 2 सेक्टर्स की ही एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे।
कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये दो कंपोनेंट स्टडी करेंगे। G प्लस एक्स माइनस एम को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन में इनका कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है। इसलिए हम सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड और जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर डिमांड है, बस उसी को इसमें हम लेते हैं एग्रीगेट डिमांड में। तो जब इनकम ज़ीरो है तो एग्रीगेट डिमांड उस समय मिनिमम लेवल होता है, जिसको हम ऑटोनोमस डिमांड कहते हैं। और इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी है। सो दैट्स ऑल फॉर एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। So let us discuss about the aggregate demand curve. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एग्रीगेट डिमांड कर्व को बनाया गया है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक्स एक्सिस पर जो है यहाँ पे इनकम या आउटपुट को प्रेजेंट किया गया है, और वाई एक्सिस पे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इन चारों चीज़ों को यहाँ पे वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो आई आई है, जैसा आप देख रहे हैं ये आई आई जो कर्व है ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। इट इज़ कांस्टेंट एंड आल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन सी सी इज इंडिकेटिंग द कंजम्पशन कर्व, और इसका स्लोप वर्ड जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। और सी जो है वो एक मिनिमम पॉइंट से शुरू होता है। जब इनकम लेवल ज़ीरो है उस समय भी सी या कंजम्पशन ज़ीरो नहीं है, जो कि यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन को शो कर रहा है, मिनिमम पॉइंट सी का। और उसके बाद जैसे एग्रीगेट डिमांड कर्व को यहाँ दिखाया गया है, तो ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो सम टोटल है कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड का, तो दोनों को प्लस किया गया है। तो दोनों को प्लस करने से आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो बनता है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर ये सी सी कर्व में आप इन्वेस्टमेंट कर्व को प्लस कर देंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो डाटा है वो कंजम्पशन के डाटा में आप प्लस कर देंगे, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला ग्राफ यहाँ पे बनेगा एग्रीगेट डिमांड का। और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ए एस के द्वारा शो हो रहा है। तो ये था आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि सी सी जो है वो क्या है, वो कंजम्पशन कर्व है, और जो आई आई है दिस इज़ योर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। एंड एक और जो नोटेबल पॉइंट यहाँ पे है वो है कि कंजम्पशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। कंजम्पशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है इवन व्हेन इनकम इज ज़ीरो, कि जिस समय आपकी इनकम ज़ीरो भी है उस समय भी कंजम्पशन एक मिनिमम पॉइंट से स्टार्ट होता है, हमेशा ये पॉजिटिव रहता है। एंड स्लोप ऑफ ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट कर्व है दिस इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। और नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व जो है ये पॉजिटिव स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इसका स्लोप जो है अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो सम टोटल है कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड का। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड है वो कभी भी ज़ीरो से शुरू नहीं होता है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई तो ज़ीरो से शुरू होता है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड कभी भी ज़ीरो से शुरू नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा एक ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी रहता है। सो इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो कभी भी ज़ीरो से शुरू नहीं होता है। एंड स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सो इसका स्लोप भी जो है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग ही रहता है, पॉजिटिव स्लोप इसका हमेशा रहता है। So well students, if you find this video meaningful and helpful to you, please share this video to those who can be benefited from this. Thank you.